नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। और आप देख रहे हैं वारदात क्राइम स्टोरी। मैं हैरी आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी ज़्यादा ही दिलचस्प है। साथ के साथ ये जो कहानी है वो रिलेटेड है इस चीज़ों से कि हमारे भारत देश में जब कोई आदमी सत्ता में होता है और वही सत्ताधारी इंसान जब हमारे भारत देश के कानून की धज्जियां उड़ाता है तो वो किस तरीके से किस हद तक उड़ा सकता है और जो सज़ा है उसे मज़ा में किस तरीके से बदला जा सकता है। और साथ के साथ आप ये भी देखेंगे ये कहानी जब आप पूरी सुनेंगे कि एक्चुअली में अगर कोई आदमी सत्ता में जब पहुंचकर और उन चीज़ों का जब दोहन करना स्टार्ट करता है, ये शब्द दोहन ज़रूरी था, वो जब दोहन करना स्टार्ट करता है तो वो कितने बुरी तरीके से जो भारत देश है उसका संविधान है, उसकी जो हम देश के संविधान में एक अच्छी रुचि और साथ में एक विश्वास रखते हैं, उनके साथ में कितनी बुरी तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। ये जब कहानी मैं पूरी आप लोगों को सुनाने के लिए तैयार कर रहा था तो मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरी पता नहीं क्यों इस जो केस है, इस जो कहानी है, उसमें जो गहराई में खोदना जो ये दिलचस्पी है वो बढ़ती चली गई और मैं बहुत कुछ इस केस में समझ पाया और इस केस को बहुत नज़दीक से पढ़ पाया। और ये सब पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये जो केस है ना, ये केस बहुत वाहियात कलंक है हमारे भारत देश की पुलिस पे, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और इवन दो आप कहें तो एक उस टाइम की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थीं उनके ऊपर ये केस बहुत बड़ा कलंक है। सोचिए एक सीबीआई के डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया जाता है जब उनकी यानी सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं उनके ही मंत्री की जब क्लीन चिट नहीं मिलती है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। परंतु ऐसे जो डायरेक्टर सीबीसीआईडी के जो उस टाइम के थे, नाम मैं आपको बताऊंगा, उनके हौसले को सलाम है कि उन्होंने इतनी बड़ी ताकतों के सामने भी सर नहीं झुकाया, झुके नहीं, और जो सच था या फिर जो एक जो होना चाहिए उस पद पे बैठ के कोई इंसान को जो करना चाहिए वो उन्होंने किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको सलाम करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी जो है हमारी, पहले कहानी बताते हैं, फिर उसके बाद में जो एक्यूज़्ड है उसके बारे में भी फुल डिटेल बताएंगे आपको। और एक्यूज़्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। एक्यूज़्ड कम से कम 6 बार रहा एक विधायक, सांसद, अलग अलग तरीके से चुनाव जीत कर पहुँचा हुआ, देश की सम्मानित जगहों पर पहुँचा हुआ एक व्यक्ति था जिसने प्रदेश में जो भौकाली, जो क्या कहते हैं उसको, बाहुबली, जो जिस तरीके का दबदबा बना रखा था वो देख के समझ में नहीं आता कि ये लोकतांत्रिक देश में ये सब हो सकता है क्या। तो तारीख है 9 मई 2023, जगह है पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ। और इस पेपर मिल कॉलोनी में 2 कमरों के अपार्टमेंट में एक औरत जो है वो रहा करती थी, औरत या फिर कहें युवती रहा करती थी। उस युवती का नाम है मधुमिता शुक्ला, एज उनकी 24 साल है। उनसे मिलने उस रोज़ सुबह में 2 व्यक्ति आए हुए थे। जो 2 व्यक्ति थे वो आए हुए थे प्रकाश पांडे और संतोष राय। चूँकि प्रकाश पांडे और संतोष राय को जो इनका नौकर था मधुमिता शुक्ला का वो जानता था, इसलिए उन्होंने गेट खोला। ये आए, ये अपना जैसे ही वो आए तो मधुमिता शुक्ला ने बोला कि आप जाइए, जाकर इनके लिए चाय बना लाइए। अब जो नौकर है वो चाय बनाने चला जाता है। जब वो चाय बना रहा होता है तभी उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ की तरफ भाग कर जाता है तो वहाँ पाता है कि मधुमिता शुक्ला लहूलुहान अवस्था में ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। अब आनन फानन में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में पता लगता है कि उनकी मौत हो चुकी थी। अब चूँकि पुलिस
उस टाइम पे तुरंत, अब ये लखनऊ का खुद का मामला है, तो उस टाइम पे जो पुलिस है वो तुरंत उनके आवास की तरफ बढ़ती है। आवास से फिर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में जाके जब उनकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो रही होती है, यानी पोस्टमार्टम चल रहा होता है, उसी समय पुलिस जो है वो घर का भी मुआयना करती है। तो पता लगता है कि जो उनके जो नौकर थे उन्होंने ये बताया कि 2 लोग बाइक पे आए थे, और 2 लोगों का नाम वो बताते हैं, प्रकाश पांडे और संतोष राय। ये दोनों व्यक्ति बाइक पे आए थे। आने के बाद में जब इन्होंने गेट खुला, चाय बनाने गए, तो गोली मारी और हत्या कर दी। अब जो युवती मधुमिता शुक्ला जो थी, वो कोई छोटी मोटी या फिर ये कहें 24 साल की उम्र में वो उनको कोई ना जानता हो, खासकर वो पुलिस वाले जो उनकी ही मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लोग नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मधुमिता जो शुक्ला थी वो जो एक मंत्री थे तत्कालीन उसी सरकार में, उस टाइम पे सरकार थी अपनी इनकी बसपा की, और बसपा की जो चीफ हैं उनको आप लोग सब जानते हैं। तो अब उसी सरकार में रहे मंत्री के साथ में उनका प्रेम प्रसंग था। और साथ के साथ नौकर ये भी बताता है कि जो मधुमिता शुक्ला हैं उनका 2 बार पहले अबॉर्शन हो रखा है, और इधर जब ये पोस्टमार्टम कंडक्ट हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, तो बॉडी जो है इनके घर, जो कि लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी मधुमिता शुक्ला, उनके घर की तरफ में ये बॉडी ले जाई जा रही होती है। तभी जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर निगाह जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनकी जो पेट में गर्भ था 7 महीने का। अब जब ये रिपोर्ट में उन्हें दिखाई देता है तो तुरंत वो गाड़ी मोड़ते हैं और जाकर फिर से एक और पोस्टमार्टम कंडक्ट कराते हैं कि ये जो फ्यूटस है, जो गर्भ है, वो किसका है। तो उसका DNA सैंपल रख लिया जाता है। अब इधर नौकर ने बता दिया कि इनका जो प्रेम प्रसंग है वो उस समय के बाहुबली नेता और मंत्री जो अमर मणि त्रिपाठी हैं इनके साथ में चल रहा था। और साथ के साथ ये भी बताता है कि ये दोनों लोग यानी प्रकाश पांडे और संतोष राय जो हैं वो मधुमणि त्रिपाठी यानी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी उनके सहयोगी हैं। साथ के साथ में ये अमरमणि के भी सहयोगी हैं, एक तरीके से कहें तो बॉडीगार्ड हैं। अब जैसे ही ये सब बातें पता लगती हैं तो अमरमणि त्रिपाठी को अप्रोच किया जाता है पुलिस को द्वारा कि भाई आप एक काम कीजिए, आप वो दे दीजिए, क्या बोलते हैं, DNA सैंपल। इधर अमरमणि त्रिपाठी मना कर देते हैं। अब चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका था और लगातार जो मीडिया हाउसेस थे उसको कवर करने में तुले हुए थे, क्राइम के जितने भी जो रिपोर्टर होते हैं वो इसके अमरमणि त्रिपाठी के इंटरव्यू मांग रहे थे। तो धीरे धीरे केस इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है कि जो मायावती हैं बसपा चीफ, उनको ये केस जो है वो CBCID के पास में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उत्तर प्रदेश की CBCID के पास में। उस समय CBCID के जो चीफ थे वो महेंद्र लालका जी थे, जो कि जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस समय पे इनको जैसे ही मतलब कुछ दिन बाद में जैसे ये केस टेक ओवर करती है CBCID, उसके बाद में महेंद्र लालका जी को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जैसे ही सस्पेंशन हो जाता है उनका, इसी दौरान केस जो है वो नए चीफ अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, नए डायरेक्टर आ चुके हैं, केस चल रहा है। 9 मई से आराम से जून गुजर जाता है। साथ के साथ जो इनकी फैमिली है मधुमिता शुक्ला की, इनकी बहन निधि शुक्ला जो हैं वो बार बार डिमांड कर रही थी कि भाई इस केस को, चूँकि ये कद्दावर नेता हैं और साथ में मंत्री भी हैं, मंत्री पद से इनको मतलब रिज़ाइन करवा दिया जाता है, परंतु अरेस्ट नहीं होता है इनका। तो बोलते हैं कि भाई यूपी में तो इसमें मतलब जस्टिस आए ऐसा हम मान ही नहीं सकते, और ये केस की निष्पक्ष जांच भी हो ऐसा भी हम नहीं उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये केस है इसको आप CBI के हाथों में सौंप दिया जाए। तो ये बार बार पत्र लिख रही थी इनको मायावती जी को। मायावती जी अब चूँकि केस का प्रेशर भी बिल्ड होते जा रहा है, धीरे धीरे केस भी मतलब बड़ा बनता जा रहा है, इधर डायरेक्टर तक को सस्पेंशन मिल चुका है। तो जो डायरेक्टर थे महेंद्र लालका जी,
ये मतलब आईएएस आईपीएस लॉबी जो है सेंटर और स्टेट की, इनमें बहुत चर्चित व्यक्ति थे। और उन जो आईएएस आईपीएस लॉबी का एक तरीके से दबाव आता है, और होता यह है कि इनका जो सस्पेंशन है वो वापस लेना पड़ता है, और राज्य सरकार ये तक मानने के लिए राज़ी हो जाती है कि जो महेंद्र लालका जी थे वो सही थे, जो जांच कर रहे थे वो एकदम सही जांच कर रहे थे, निष्पक्ष जांच कर रहे थे। अब जैसे ही लालका जी का इधर सस्पेंशन वापस आ जाता है, इधर मायावती इस चीज़ के लिए भी राज़ी हो जाते हैं कि भाई सीबीआई को इस केस को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र होता है अगस्त में 2003 में जाके, अगस्त के लास्ट वीक में। और उसके कुछ एक दिन बाद में यानी सितंबर 2003 में ही जो अमरमणि त्रिपाठी, साथ के साथ में इनकी जो पत्नी है मधुमणि, और प्रकाश पांडे, संतोष राय, और एक जो मधुमणि जी का एक भतीजा था रोहित चतुर्वेदी, इन पांचों को सीबीआई जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और चार्जशीट दाखिल कर देती है। उसके बाद में जो केस है, केस की प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। अब चक्कर क्या है कि जब इनको मतलब अरेस्ट किया गया था, उससे पहले कुछ एक न्यूज़ें और आ रही थी, जिनमें न्यूज़ों में क्या था कि एक 15 साल का एक बिजनेसमैन का लड़का था जिसका नाम था राहुल मदेशिया, को किडनैप किया जाता है और साथ में उसे रैंसम लेके छोड़ दिया जाता है। जब उसे छोड़ दिया जाता है तब पुलिस जब उसे इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को पता लगता है कि राहुल मदेशिया को जब किडनैपर्स ने रखा था तो इन्हीं मतलब अमरमणि त्रिपाठी के जो सरकारी आवास है उस पर इनको रखा गया था। मतलब कि ये एक तरीके से कहें तो जो अगवा और अपहरण करने जैसे संगीन जो जुर्म है वो भी आसानी से किया करते थे और साथ के साथ जीत के भी आया करते थे। और इसमें रोचक तथ्य ये है कि 2002 में ही ये जस्ट जीत कर मंत्री बने थे, और उसके बाद में जब ये इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होती है, उसके बाद में भी 2007 में ये दोबारा से विधायक बनते हैं। ये मतलब एक जब ये मुझे पता लगा, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि क्या वो जनता पागल थी या फिर उस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कितनी अराजकता का माहौल होगा कि एक जनता को पता है कि ये नेता से मतलब ज़्यादा बुरा नेता हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है, और वही जीत के आ रहा है 3 बार से। कैसे, समझ में नहीं आता ये सब। चलिए खैर, अभी उन विवादों में नहीं घुसते हैं, परंतु अपन अपनी कहानी को जारी रखते हैं। तो इनके एक जो बेटे हैं वो भी थे अमन मणि, किधर केस चल रहा है वो भी कहानी दोबारा से आएगी। तो अमन मणि दबा के पहले तो ये देते हैं कि भाई मतलब जो केस है, और इनकी जो इनकी बहन थी निशा, यानी कि मधुमिता शुक्ला की जो बहन थी निशा शुक्ला, उनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई यूपी में इनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, यूपी में अगर ट्रायल हुआ तो निष्पक्ष जो वो है न्याय मिल पाए, वो ऐसा संभव ही नहीं है। और साथ के साथ इन्हें जेलों में भी यूपी की जेलों में ना रखा जाए, क्योंकि यूपी में इनके बहुत लिंक हैं, बहुत तरीके के इनके मतलब संपर्क हैं, जिनसे ये सत्ता का, जेल का, इन सब जो नियम हैं उनकी बहुत अच्छे से धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब इसके लिए जो कोर्ट है वो मान भी जाता है, और बाद में इस कोर्ट जो केस है उसको उत्तराखंड के मतलब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उत्तराखंड फास्ट ट्रैक कोर्ट, और इधर ये सीबीआई की जो जांच थी उसकी फाइलें लगी हुई थी। तो लास्ट में इसमें एक डिसीजन आता है मार्च 2007 में, जिसमें कि उत्तराखंड फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 4 लोगों को कन्विक्ट करता है और 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है, जिसमें कि अमरमणि त्रिपाठी, उनकी धर्मपत्नी मधुमणि, और 2 लोग जिन्होंने गोली मारी थी प्रकाश पांडे और संतोष राय, इन लोगों को कन्विक्ट करार देती है। जबकि रोहित चतुर्वेदी, जिसने कि मतलब इस सारे प्रकरण को प्लान किया था, वो उसको जो कोर्ट है वो सबूतों के अभाव में मतलब सज़ा नहीं सुनाती है। बाद में ये जो केस है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो पाता है कि रोहित चतुर्वेदी को सज़ा देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और रोहित चतुर्वेदी को भी वो आजीवन कारावास की सज़ा सुना देता है।
तो ये हो गई सज़ा। अब देखिए सज़ा में मज़ा कैसे आता है। होता क्या है कि जैसे ही इनको सज़ा हो जाती है तो कुछ एक साल ये मतलब वहीं पे उत्तराखंड की जेलों में रहते हैं, दोनों के दोनों, धर्मपत्नी और अमरमणि जी, माननीय अमरमणि जी। कहने में मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मतलब क्या मजाक बनाया है इन्होंने। भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, उसका कितना बुरा मजाक बनाया है। मतलब इनको शर्म आती है कि नहीं आती है, पर मुझे ये कहानी सुन के बहुत शर्म आ रही है कि मतलब, या फिर आपको सुना के मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों ने मतलब इनको हमने निर्वाचित करके इन जगहों पर पहुंचाया और ये इस तरीके की हरकतों में लिप्त थे, ये एक बेहद शर्मनाक चीज़ें हैं। तो उसके बाद में ये माननीय अमरमणि जी ये क्या करते हैं कि एक केस ओपन करवाते हैं। गोरखपुर में ही इनका एक चेक बाउंस हुआ था, वो केस ये रीओपन करवाते हैं और इस केस की सुनवाई के लिए इन्हें यहाँ गोरखपुर की कोर्ट में आना था। तो जब ये गोरखपुर की कोर्ट में आते हैं तो आकर ये एक यहीं का मेडिकल कॉलेज है उसमें जाके एडमिट हो जाते हैं। और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि नहीं साहब, इनकी तो तबीयत इतनी ख़तरनाक ख़राब है कि अब इनको जेल तक भेजना पॉसिबल नहीं है और इनका इलाज चलेगा यहाँ पे। साहब इलाज कराते हैं, एक आध महीने एक आध दिन नहीं, पूरे 4 साल इलाज चलता है इनका। और इलाज ऐसा चलता है कि प्राइवेट वार्ड बना दिया जाता है उस मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ पे पुलिस के जो भी मतलब जो जेल प्रशासन की तरफ से या फिर जो पुलिस की तरफ से जो भी सिक्योरिटी वहाँ पे रखी गई थी वो छोड़ो, बाकी इनके खुद के बॉडीगार्ड वहाँ पे मतलब दिन रात पहरा दिया करते थे। और साथ के साथ जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स थे जो क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे, उनके फ़ोटोज़ दिखा दिए जाते हैं उन गार्ड्स को कि इनमें से कोई भी दिखे तो अंदर मत आने दीजिएगा। इतनी ही बुरी तरीके से सज़ा का मजाक बनाया जाता है। फिर अच्छा, अब रावण का राज है वो कितने दिन चले, तो वो रावण राज में एक दिन अंत आता है। क्या होता है कि एक मीडिया रिपोर्टर ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में अंदर घुस जाते हैं और जब वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो अपने आप को बताते हैं कि मैं एक एसओ के पद पे मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा इंटरव्यू बाकी है, अब एसओ आप ही बना सकते हैं। तो उस स्टिंग ऑपरेशन में इनको ये कहते हुए साफ साफ सुना जा सकता है कि अगर एसओ बन जाओगे तो भूल तो नहीं जाओगे। बनियान पहन के ये बढ़िया आराम से जूस वूस पी रहे होते हैं, बढ़िया घूम रहे होते हैं, और ये बीमार थे कि ये जेल तक नहीं जा सकते, जेल इनका अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा। तो इस तरीके से ये मजाक बनाते हैं। और अभी रिसेंटली मुश्किल से 8-9 महीने पहले जो राज्यपाल हैं, सॉरी गवर्नर जो हैं, गवर्नर ये डिसाइड करते हैं कि इनका आचरण जो था, जिसमें से मतलब 20 साल, जब 2003 सितंबर में इनको अरेस्ट किया गया और 23 में इनको छोड़ा गया है, तो 23 तक 20 साल में ये लगभग 8.5 साल हॉस्पिटल में रहे हैं। 8.5 साल में हॉस्पिटल में रहने के बाद में इनने जेल में इतना अच्छा आचरण किया कि इनको मतलब इनके अच्छे आचरण की वजह से और इनको रिहा कर दिया गया। कमाल है। चलिए खैर, और भी आगे जा रही है अभी भी ये कहानी। तो इनके एक पुत्र हैं अमनमणि त्रिपाठी जी, जो अभी 2017 में जो 17वीं वो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, उनमें नौन तलवा करके एक जगह है जो पहले इनके ही पिता की मतलब जो थी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, वहाँ से ये चुनाव जीत के आते हैं और आज ये विधायक हैं। और इनका भी 2017 में इनका भी नाम आता है किसमें, इनकी ही पत्नी के कत्ल में। एक्चुअली में कत्ल कहें उसे या फिर उसे एक्सीडेंट कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हुआ ये था कि ये और इनकी धर्मपत्नी सारा सिंह, जिन्होंने इनसे मतलब अपने परिवार के खिलाफ, परिवार की मर्जियों के खिलाफ जाकर और मतलब एक तरीके से कहें तो शादी करी थी इनसे आर्य समाज में जाकर, लव मैरिज, उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। कैसे होती है कि लखनऊ से दिल्ली जो ये हैं अमनमणि त्रिपाठी, ये लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ स्विफ्ट कार में। और स्विफ्ट कार में जब ये जा रहे थे तो फिरोजाबाद में किसी को बचाते हुए इनका एक्सीडेंट हो जाता है।
और एक्सीडेंट होने में ये होता है कि कार जो है वो पलटी खाती है, और जो अमन मणि त्रिपाठी जी हैं इनके कुछ नहीं होता है। ये बढ़िया जब अपने ही फ़ोन से कॉल करते हैं पुलिस को, और जबकि उससे पहले ये लखनऊ में एक इनके ही दोस्त जो थे उनके मतलब अपहरण के मामले में ये वांछित चल रहे थे, और कोर्ट ने इनको भगोड़ा घोषित कर रखा था। उस केस में ये भगोड़े थे, लखनऊ में बढ़िया से रह रहे थे, लखनऊ से दिल्ली आराम से आ जा पा रहे थे, पुलिस इनको नहीं पकड़ पा रही थी। और उस समय ये अपने फ़ोन से फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है और जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस जाती है, जो बाद में जब फिरोजाबाद में जो वो है हॉस्पिटल है, वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि जो पत्नी की मौत है वो मतलब सीने में चोट लगने की वजह से और सिर में कुछ गहरी चोटें हैं उनकी वजह से हुई है। और ये उसी समय पे फिरोजाबाद के पुलिस थाने में बढ़िया से चल रहे होते हैं। अब चूँकि पता था कि ये सब पे मतलब बवाल कटेगा, तो उस बवाल को टैकल करने के लिए फिरोजाबाद पुलिस को पता लगता है कि नहीं, ये आदमी तो लखनऊ में अरेस्ट होना चाहिए था, ये तो भगोड़ा है, इसको अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस फिर इसको अरेस्ट करती है, और वो अभी जो केस है वो अभी भी विचाराधीन है। उसमें क्या होगा आप समझ सकते हैं, परंतु ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं ये साबित ज़रूर करती है कि जो हमारा जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूर आवश्यकता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अब इतना तो हमें भी समझ में आना चाहिए कि 17वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें ऐसे या फिर चूँकि अब जनप्रतिनिधि है उसके बारे में टिप्पणी करना गलत होगा, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं सोचा होगा, किसी तरीके से उसको जीत के उस जगह पर पहुंचाया। परंतु ये जो पीछे का जो हिस्ट्री है उसको भी चेक करना हमें ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अभी हमें जो या फिर हमारी जो कहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको थोड़े बहुत रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे या फिर जिनके कोई केस रजिस्टर्ड हैं, इस तरीके के संगीन मामले हैं, उनको एटलीस्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ना करने दिया जाए। क्योंकि कोई क्रिमिनल जेल में रहते हुए, बता रहा था ना मैं आपको, 2007 में जब वो जेल में मतलब जब उनकी जेल हुई थी, उम्र कैद हुई थी, उससे पहले वो जेल में ही तो थे। 2003 को उनको अरेस्ट किया गया था, जेल में ही तो थे। उस टाइम पे जेल में रहते हुए वो चुनाव जीत जाते हैं, और हाई कोर्ट तक उनको ये कन्विक्ट करता है कि हाँ ये उस केस में शामिल थे। अब उनको एक्चुअली में जो मधुमिता शुक्ला हैं उनको क्यों मारा गया था, उसकी वजह भी सिंपल थी। उनके पेट में 7 महीने का गर्भ था, 2 बार उनका ऑपरेशन कराया गया था। इस बार वो अड़िग थी कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ बोला होगा। और मधुमिता शुक्ला कवित्री थी, एक पोइट थी जो कि देशभक्ति की ओज और तेजस्वी या फिर साहस से भर देने वाली कविताएं गाया करती थी। और जिस लहजे में गाती थी वो लहजा मतलब खुद में एक विचित्र था। उनकी 24 साल की बहुत कम एज में हत्या कर दी जाती है। इनकी जो पत्नी हैं उन्होंने इस हत्या में शामिल इसलिए थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कहीं ये बच्चा पैदा हो, और पैदा होने के बाद में जो ये अमर मणि त्रिपाठी हैं इनको अपनी सियासती साख बचाने के लिए उससे मधुमिता शुक्ला से शादी करनी पड़े, या फिर ना भी करें तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका एक और वारिस वो नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से जो मधुमिता शुक्ला है जो कि इस प्रदेश की देश की कोई बेटी ही रही होगी, उसकी हत्या हो जाती है। और जो हत्यारा है वो बाद में चुनाव भी जीत जाता है। ये शायद बहुत बड़ा कलंक है हम स्पेशली हमारे भारत में, कि मतलब जो आदमी ऑलरेडी कन्विक्टेड है, उसे जेल में है, विचाराधीन केस हैं। कहते हैं ना कि जब तक केस सिद्ध ना हो तब तक जो कन्विक्टेड है वो एक्यूज्ड होता है, वो किलर नहीं बनता है। किलर वो बनता है साबित होने के बाद में। तो किलर तो मेरे हिसाब से वो उसी दिन बन जाता है जिस दिन उसने कोई किलिंग करी है। साबित होना कोर्ट का मानना है, कोर्ट साबित करेगा, परंतु जिस दिन साबित करेगा उस दिन किलर वो नहीं बनता है। जिस दिन उसकी किलिंग होती है किसी भी एक व्यक्ति की, उस दिन वो किलर बन जाता है। और
किसी भी इंसान की जो मौत है वो इतनी, या फिर ज़िंदगी जो है वो इतनी सस्ती बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो किसी भी बड़े पेड़ के आगे छोटे पेड़ों को रौंद दिया जाए। ये कहीं भी जस्टिस नहीं हो सकता है। और जैसा कि हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो जस्टिस सर्व किया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मैं जो महेंद्र लालका जी का इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत मतलब शब्दों में उनको सल्यूट करना चाहूँगा कि वो इस तरीके की आंधी से भिड़ गए थे और 45 दिन सस्पेंशन झेला। उसके बाद में उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो ज्वाइन करी वापस से। ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है, और ऐसे जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं, अमरमणि जैसे पॉलिटिशियंस की हमें कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस कभी भी समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। क्योंकि समझिए आप, अभी इस मामले में जो भी टिप्पणी है वो टिप्पणी ऑलरेडी जो कोर्ट हैं वो कर चुके हैं। ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो अपने जो विचार हैं, साथ के साथ में जो कन्विक्शन है, सज़ा जो है उसको दे चुके हैं। परंतु सज़ा देने के बाद में उन्होंने अपना कर्तव्य किया ऑनरेबल कोर्ट ने, पर इन्होंने उस सज़ा को भी मज़ा में किस तरीके से बदला, ये भी एक मतलब चिंतनीय विषय है। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ के साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही कहानीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी कहानी में। और मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं जो कहानियाँ लेके आऊँ वो कुछ ऐसी बहुचर्चित कहानियाँ हों, जिन कहानियों में मतलब हर आदमी को सोचने पे मजबूर होना पड़े। क्राइम मतलब स्टोरी को नरेट करना अलग बात है, कि नहीं ऐसी क्राइम स्टोरीज़ को नरेट करना जिनमें ऐसी मतलब विचित्र घटनाएं हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मुझे देता है कि जहाँ पे मैं 2 ही सही, 4 ही सही, या फिर 4000 सही, जितने भी लोगों को अपनी बात या फिर जो एक कहानी के माध्यम से उनको जानकारी दे पाऊँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने काम में सिद्ध रहूँगा। तो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में।